आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बात। हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। आज सिंघू बॉर्डर के पास एक किसान की मौत होने से वहां हड़कंप मच गया है। ये कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से इस किसान की मौत हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन किसान अपने साथी की मौत को लेकर गुस्से में है। हालांकि पुलिस के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से ये मौत हुई है। किसान आंदोलन में पहले भी हमने देखा है कि कई किसानों की जान गई थी। अब दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर यह ताजा मामला जिसमें एक किसान की जान गई है। पुलिस के मुताबिक दिल का दौरा वजह है। दिल्ली सिंघू बॉर्डर, जहां पर लंबे वक्त से यह आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 साल बीत चुका है। ये वो अहम केंद्र है जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं पिछले 1 साल से, और यहीं से ये खबर आई है कि यहां पर एक किसान की मौत हो गई है। आज किसानों का भारत बंद का आह्वान, और इस बीच एक किसान की मौत दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर। मरने वाले किसान के साथी किसान गुस्से में हैं और इसी को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी अब मुस्तैद है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आंदोलन में जब किसी किसान की जान जाती है उसके बाद किसान गुस्से में आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाता है। और ये जो खबर आई है अब से कुछ ही देर पहले की है, जब दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की जान गई है। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। अनीशा, वजह पुलिस की तरफ से दिल का दौरा बताई जा रही है, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? किसान गुस्से में है? देखिए, इस वक्त जो है सारे में भारत बंद को लेकर पूरे सिंघू बॉर्डर जाके जो दिल्ली का बॉर्डर है कुंडली तक से लेकर केएमपी एक्सप्रेसवे तक सारे में पूरी तरह से सड़कें बंद की गई हैं। हालांकि एम्बुलेंसेज वगैरह के जाने के लिए जो ब्लॉकेज है वो खोली जा रही है। अभी हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि एक किसान आंदोलन के बीच में किसी एक किसान की सिंघू बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। हालांकि उससे ज्यादा अभी इंफॉर्मेशन पुलिस और किसान प्रोटेस्टर्स दोनों की तरफ से ही नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप गौर करें कि इतने दिनों से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें ये पहली बार नहीं है कि प्रोटेस्ट के बीच में किसी की मौत हुई हो। इनफैक्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर पूरा यहाँ पर बोर्ड लगा रहता है कि कितने दिन हो गए, कितने घंटों से ये लोग बैठे हैं। 627 यानी कि 627 लोगों की पिछले 10 महीने के प्रोटेस्ट में मृत्यु हो चुकी है। और आज जो भारत बंद इन लोगों ने कॉल किया है, जिसकी वजह से बॉर्डर भी ब्लॉक करे गए हैं। शुक्रिया। और अब आपको दिखाते हैं यूपी में चुनावी मौसम के दौरान मुस्लिम कार्ड। तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते बैंड बाजे वाले। ये जो इस तरह की बात करने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना से उत्तर प्रदेश की गलियों में आकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये अपना स्टैंड पहले साफ करें। काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रखी है लोग। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे उनको स्थान भी दिया है।
यूपी के चुनावी खेला में खुला खेल धर्म का हो रहा है। अपने अपने वोट बैंक तलाशे जा रहे हैं और वैसे तो मुस्लिम वोटों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अब उन्होंने नया राग अलापा है कि मुस्लिम को बैंड बाजा क्यों मान लिया गया है। भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, एक किसी को नेता बनाया आपने। भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार आप जैसे नेता हैं। पहले कांग्रेस ने, फिर सपा और बसपा ने वोट बैंक बनाने के लिए इनकी ये दशा कर दी है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में मुसलमानों का आइकॉन ओवैसी किसको बनाना चाहते हैं? अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को। और जिस समाज में आइकॉन ऐसे अपराधी और माफिया होंगे उस समाज की क्या स्थिति हो। और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, देखिए ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो अब से कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने जा रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि 19% मुसलमान जो हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कोई रहनुमा नहीं है, कोई नेता नहीं है, वो बैंड बाजा पार्टी की तरह है जिनसे कहा जाता है कि सेकुलरिज्म को बचाइए और जब इलेक्शन आता है तब उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है लावारिस की तरह। देखिए नेहा, इन जैसे लोगों ने ही ये जो जिनकी आज दुहाई दे रहे हैं, इन्होंने ही हाशिए पर डाला है। और भारतीय जनता पार्टी में, देश की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों का जो कल्याण हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बात कही उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों ने तो देश का बंटवारा कर दिया था, आप उत्तर प्रदेश में आए हैं 19% की बात करने, तो उनसे पूछिए जिन्होंने 12% इनको रिजर्वेशन देने की बात की थी समाजवादी पार्टी से, या उनसे पूछिए जो बहुजन समाज पार्टी है जो इनको साथ में आपके बैंड बाजा बजवाने की बात हम नहीं कह रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बैंड बाजा। या आप खुद बता दीजिए आप आज दूल्हा बनने क्यों आए हैं यहाँ पर और फिर आप उनसे बैंड बाजा क्यों बजवाने आए हैं? आप साफ करिए, पहले अपना स्टैंड साफ करिए कि आप खुद ये बैंड बाजे की दुकान क्यों लगाने के लिए आए हैं। हम तो उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, हम एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं, हम एनसीईआरटी की पढ़ाई दे रहे हैं, सारी योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आज आपको सन 47 के बाद कैसे याद आई कि इनका कोई नेता नहीं है? अगर नहीं भी नेता था तब भी यहाँ के बहुसंख्यकों ने हमको हर योजना का लाभ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा देश से लेकर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक को दिया है। और खास करके मुस्लिम समाज को, जो बेघर लोग थे उनको घर दिया, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया। आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप क्यों दुकान लगाने के लिए आए हैं और क्यों आप इनको बैंड बाजे की खिताब दे रहे हैं? मोहसिन रजा जी, मुसलमान तो पैन इंडिया हैं, किसी एक राज्य तक तो सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश तक तो सीमित नहीं है।
और अगले साल क्योंकि चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो अब ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश की याद आई है। हैदराबाद में वो जाने जाते हैं अपनी राजनीति के लिए। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल किया और उन्हें पूछा कि आपका नेता कौन, तो लोग कहने लगे वो हैं, उनकी ओर इशारा करने लगे। जबकि कई बार उन्हीं की पार्टी पर आपकी बी पार्टी होने का इल्जाम लगता है। अब ये दोनों चीजें तो एकदम ऑपोजिट हो गई ना। देखिए, मैंने कहा कि हमारी कोई बी टीम नहीं होती है। हमारे साथ जो लोग होते हैं मन से होते हैं, सेवा भाव से होते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और ना हमने भेदभाव की राजनीति की है। आपने कल भी हमारा देखा कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में हमने जिन अपने सहयोगी मंत्रियों को स्थान यहाँ पर दिया है, उनके अधिकार के लिए दिया है कि ताकि वो अपने समाज का कार्य करें। ऐसे ही देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आपने मंत्रिमंडल देखा है, जिस तरह से मंत्रिमंडल में सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी राज्य के अलग अलग राज्य के लोगों को, सबको वहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया है देश के निर्माण और विकास में। वही आदरणीय योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन ये अपनी ढपली, अपना राग लेकर आए हैं। ये तो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता की बात करते हैं। हम भारतीय जनता में सबको लेकर चलते हैं, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात नहीं करते हैं। ये अपने आप को अलग इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति में है। इन्होंने एक विभाजन किया है, आज भी उसी सोच के तहत ये उत्तर प्रदेश में आए हैं। अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, ये लीडर नहीं बनने आए हैं। ये एक कॉर्पोरेट की तरह उनको इस्तेमाल करने आए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरीके से जो ओवैसी जी का बयान आया उस पर जवाब देने के लिए, क्योंकि ओवैसी जी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही बहुत सारी चीजें ऐसी कह डाली जो मुसलमानों और उनके हित के लिए कारगर नहीं है। आने वाले वक्त में उसको लेकर भी अब कई सवाल खड़े होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भवानीपुर एक बार फिर से केंद्र में है। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने दिलीप घोष पर हमला किया है। प्रचार का आज आखिरी दिन, यहां पर दिग्गज ममता बनर्जी का मुकाबला टिब्रेवाल से होना है। टीएमसी बीजेपी में लंबा संघर्ष हमने अप्रैल से ही देखा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त भवानीपुर से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, देखिए कोई नई बात नहीं है बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, लेकिन ये जो आरोप लग रहा है हमले का सीधे तौर पर किसी व्यक्ति विशेष पर, ये कहां तक सही है? जी देखिए, इस वक्त हम लोग भवानीपुर में ही हैं। भवानीपुर के जदू बाबू बाजार में हैं। यहाँ पर जो बीजेपी की छोटी सी पथ सभा हो रही है, यहाँ सड़क किनारे मंच बनाकर पथ सभा की जा रही है और इसके थोड़ी ही दूरी पर जो जगह है जहाँ पर दिलीप घोष के ऊपर जो हमला हुआ, जो आरोप आ रहा है, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी तनावपूर्ण स्थिति है। बीच में देखिए पुलिस की गाड़ियाँ सब यहाँ पर लगा कर रखी गई हैं, क्योंकि इसके उस तरफ टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो गए थे। और दिलीप घोष के साथ जो हुआ वो हुआ असल में दिलीप घोष चुनाव प्रचार के लिए आए थे। इस दौरान दिलीप घोष का जो पद गया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर उन लोगों ने उनको टीज करना शुरू किया और इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प शुरू हुई। और यहाँ पर फिलहाल पुलिस को रखा गया है। उस तरफ टीएमसी कार्यकर्ता हैं, वो टीएमसी का ऑफिस आप देख सकते हैं। वहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता यहाँ पर काफ़ी संख्या में थे। अब धीरे धीरे पुलिस ने इनको हटाया है, बीच में पुलिस को रखा गया है। यहाँ पर ये स्थिति आ गई थी कि अर्जुन सिंह जो यहाँ पर अभी इस मंच पे थोड़ी देर पहले आए थे, तो उनको यहाँ से चेस करके भगा दिया गया। जो टीएमसी कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको चेस किया, उन्होंने काफ़ी दूर तक उनको जाना पड़ा और बिना चुनाव प्रचार किए ही उनको यहाँ से निकल जाना पड़ा। फिलहाल यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ पर आने की बात है, लेकिन अब तक भवानीपुर चुनाव में इतनी बड़ी घटनाएं या झड़प की घटनाएं नहीं हो रही थी। लेकिन आज सुबह से ही चूंकि बीजेपी ने आज आखिरी दिन है और लगभग 80 नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतारा है विभिन्न जगहों पर, तो ऐसे में बीजेपी बहुत ज़्यादा जोर लगा रही थी और इसी को देखते हुए आज तनाव बढ़ गया। टीएमसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।